नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अंग्रेजों की बनाए कानून निरस्त, आज से 3 नए आपराधिक कानून हुए लागू। पूरी तरह से बदल गया देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अमित शाह ने गिनाए कानून के फायदे, कहा अब दंड नहीं न्याय मिलेगा। लोकसभा में राहुल गांधी ने लहराई भगवान शंकर की तस्वीर, स्पीकर ने दिखा दी नियम पुस्तिका। राहुल के हिंदू वाले बयान पर जमकर मचा हंगामा। पीएम मोदी ने कहा यह गंभीर विषय, शाह बोले माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष। संसद में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, केजरीवाल की रिहाई की उठाई मांग। ईडी सीबीआई को लेकर विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल ने फिर खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी, सीबीआई रिमांड को भी दी चुनौती। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर पद को लेकर घमासान, ममता बनर्जी ने कांग्रेस के मंसूबे पर फेरा पानी। डिप्टी स्पीकर के लिए अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात देश में लागू नए आपराधिक कानून की। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए आज से 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। इसी के साथ गुलाम भारत में बने कानूनों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब आईईसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस लागू हो गया है। इसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से लोगों को यह समझाया कि आखिर ये कानून क्यों बदले गए और ये कानून क्यों देश की न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण है। अमित शाह ने कहा कि अब दंड की जगह न्याय होगा, देरी की जगह त्वरित सुनवाई होगी और त्वरित न्याय भी होगा। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष नए कानूनों पर झूठ फैला रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। कानूनों का बहिष्कार कोई रास्ता नहीं है। क्या कुछ है इस कानून के फायदे? देखिए, कानून के बहुत सारे फायदे हैं। पहली बार एक भारतीय कानून जो है वो न्यायपालिका और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पर लागू हो रहा है। अन्यथा अभी तक किसी ने यह सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान में जो कानून चल रहे हैं वो अंग्रेज के द्वारा बनाए गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो, ये लोगों को मिर्ची लगी हुई है और झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बहुत ही कुछ नया नहीं है इसमें। अच्छा, नया नहीं है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हो? फिर ये कह रहे हैं कि नहीं इल्लीगल है। भाई इल्लीगल है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। फिर ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती ये कानून को थोपा गया है। कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, विपक्ष को बाहर निकाल करके इसे पास कराया गया। बिल्कुल झूठ। भाई ये तमाम जो भी कानूनी प्रक्रिया है किसी भी कानून को पारित करने में, उन सब को फॉलो किया गया। यहां तक कि ये संसदीय समिति के अंदर भी स्क्रूटनाइज किया गया है और वहां पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सुझाव दिए उसमें 90% सुझाव इस कानून में बाकायदा समाहित किया गया है। तो ये जो झूठ बोलने की राजनीति, जो राहुल गांधी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है कि अफवाह फैला दो, झूठ फैला दो, कुछ भी बोल दो और पूरी दुनिया में ये फैला दो कि हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो नहीं है, यहां तानाशाही चल रही है, यहां पे हिंदू फंडामेंटलिस्ट लोगों की सरकार बनी हुई है। ये विपक्ष जो कर रहा है ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। जी, अब बात करते हैं संसद में मचे घमासान की। 18वीं लोकसभा के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अपना पहला लंबा चौड़ा भाषण दिया और पहले ही भाषण में जमकर बवाल हो गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में भगवान शिव को अपनी प्रेरणा बताते हुए तस्वीर लहराई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उनको टोकते हुए नियम पुस्तिका निकाल कर दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि हम शिव जी की तस्वीर भी नहीं दिखा सकते क्या? आप मुझे रोक रहे हैं। राहुल गांधी की इस हरकत पर जमकर बवाल शुरू हो गया। इतना
नहीं नहीं, भाषण के दौरान राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को कह दिया कि वो हिंदू है ही नहीं और उन्होंने हिंदू धर्म को हिंसा नफरत से जोड़ दिया। राहुल के बयान पर खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही राहुल गांधी को फटकार लगाई। तुरंत पीएम मोदी उठ खड़े हुए और कहा कि हिंदू को हिंसक कहना गलत है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग भी की है। आज ये क्या राहुल गांधी ने हरकत की है? देखिए, उन्होंने अपने हिसाब से जितना उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपना पहला भाषण बनाया और अपनी बात को रखी। और सबसे शर्मनाक पहलू उसका यह है कि उन्होंने जितनी भी बातें कही उसमें एक भी सेंटेंस, एक भी चीज नया नहीं है। वो एक इंप्रेशन देना चाह रहे थे कि हिंदुत्व और हिंदूवादियों को हमने हरा दिया और इसलिए हिंदुत्व के ऊपर हमला उन्होंने किया। फिर अचानक से उनको याद आया अपना पुराना भाषण जो जनवरी 2023 में उन्होंने कहीं दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह हाथ छाप जो है ये अभय मुद्रा है और इसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और सिखिज्म से जोड़ दिया। अब पता नहीं मौलवी मौलाना कैसे राहुल गांधी की बातों को लेंगे। क्या हमें पता नहीं है कि अभय मुद्रा इस्लाम में क्या कर रहा है, या फिर ये जो कमेटी होती है सिखों की वो किस तरीके से गुरु नानक के उस मुद्रा को वो डिफाइन करेंगे। राहुल गांधी ने तो अपना काम कर दिया। उनको दो चीजें साबित करनी थी कि एक, कि वो मोदी से डरते नहीं हैं, हालांकि मोदी को देख के वो एक सेंटेंस भी नहीं बोल पाए, पीठ घुमा करके वो भाषण दे रहे थे। दूसरी चीज, उनको ये साबित करना था कि हिंदुत्व जो है उसको वो सबसे बुरा धर्म है, सबसे बुरा संस्कार है और सबसे खराब जो है वो हिंदुइज्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही बात तो उन्होंने कहा था कि हिंदू आतंकवाद इस्लामिक जिहाद से ज्यादा खतरनाक है। ये बात आज उन्होंने दोहराई है, कोई नई बात नहीं है। रही बात जो भाषण का कंटेंट होना चाहिए था, वो राष्ट्रपति महोदया के भाषण के ऊपर कमेंट्री होनी चाहिए थी, उस पे वो बिल्कुल फेलियर साबित हुए। एक मसला जो 4 दिन से पार्लियामेंट चलने नहीं दिया वो था नीट का। नीट के ऊपर मात्र 4 सेंटेंस उन्होंने कहा कि भाई आपने कॉमर्शलाइज कर दिया है नीट के एग्जाम को। उसके अलावा जो 4 दिनों तक पार्लियामेंट ये लोग चलने नहीं दिए और मौका मिला राहुल गांधी को, तो आप 4 सेंटेंस में जो है आप कट लिए। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी आज भी एक नॉन सीरियस, इररिस्पॉन्सिबल, नियमों की धज्जियां उड़ाकर बार बार टोके जाने के बावजूद आपने एक बड़ा ही इमेच्योर किस्म का भाषण दिया है। जी, तो संसद में राहुल गांधी के बयान को लेकर जमकर हंगामा बरपा, तो वहीं आज संसद परिसर में विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की गई। केजरीवाल की रिहाई के नारे भी लगाए गए। केंद्र सरकार की तानाशाही बंद करने के नारे भी लगाए गए। इसके अलावा ईडी, सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया गया। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के सारे नेता नजर आए। राहुल गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। संसद परिसर में इस तरह का विरोध प्रदर्शन शोभा देता है क्या? देखिए, किस चीज के लिए कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? किस आम आदमी को बचाने के लिए हो, किसान, मजदूर, शोषितों, वंचितों के लिए आप कोई आवाज उठाते हो तो कहीं भी जस्टिफाइड भी है। आप आ रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। भाई आप ईडी, सीबीआई के नाम पे आप तो सुप्रीम कोर्ट हो आए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई गलत इस्तेमाल नहीं है। दूसरी चीज, आपको जेल में डाला जा रहा है, केजरीवाल के लिए आप खड़े हो जा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, हाई कोर्ट बेवकूफ है। जजेस जो है वो उन्होंने जो है बाकायदा गलत तरीके से केजरीवाल को जेल में डाला है। सरकार जेल में नहीं डालती, ये अदालत के फैसले से लोग जेल के अंदर जाते हैं। आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष अभी भी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है। नंबर 2, वहां राहुल गांधी भी नजर आ गए। अब राहुल गांधी की राजनीति तो समझ के बाहर है। कल कांग्रेस पार्टी ने
केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि ये केजरीवाल घोटाला नहीं किया होता, जेल नहीं गया होता तो दिल्ली में कुछ सीटें हम जीत गए होते। दिल्ली में 7-0 इसलिए हुआ है क्योंकि केजरीवाल जेल चला गया, घोटाले में फंस के। और राहुल गांधी को तो वैसे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सीबीआई आए, इसकी जांच करे, इसकी मांग तो कांग्रेस पार्टी ने ही की। कांग्रेस पार्टी की शिकायत पे ही केजरीवाल के ऊपर एक्शन हुआ है। तो ये विपक्ष बड़ा ही कंफ्यूज्ड है। इनके पास न कोई आदर्श है, न कोई मॉरल है, न कोई वैचारिक लाइन है कि किस मुद्दे को उठाना है, किस चीज को नहीं उठाना है, कहां नजर आना है, कहां नजर नहीं आना है। और अगर यही हाल रहा तो 2029 में भी ये लोग का नंबर नहीं आने वाला। कारण लोग यही कहेंगे कि ये तो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। जी, तो केजरीवाल की रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई के रिमांड को भी चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। आपको बता दें, दिल्ली कोर्ट ने शनिवार को ही सुनवाई के बाद केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट का मानना था कि घोटाले में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था और अभी भी पूरे मामले की जांच चल रही है। क्यों पहुंचे हैं हाईकोर्ट? देखिए, पहली चीज तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी एक गुजारिश है कि ये जो बार बार और हर बार, हर दिन, हर 2 दिन पे कोई फैसला आ रहा होता है, इतने केसेस, इतना मामला कोर्ट के अंदर चलेगा इस शराब घोटाले के चक्कर में। एक गुजारिश है, ये सरकार पैसे देना बंद करे। इनकी सरकार है, ये मनमानी कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपए, कोई कह रहा है कि 100 करोड़ के आसपास वकीलों को बांट दिया गया है। हर छोटी चीज के लिए बड़े बड़े वकीलों को हायर किया जा रहा है और पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर्स का जा रहा है। हम क्या टैक्स देते हैं ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए? ये कहीं न कहीं इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। पैसे दिल्ली की जनता के पॉकेट से जा रहा है और बचाने का काम किसको हो रहा है? तो जो भ्रष्टाचारी है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। तो ये आप देखिए कि ये बार बार कोर्ट क्यों जाते हैं। अभी क्यों पहुंचे? अभी इसलिए पहुंच गए कि जो सीबीआई ने ईडी की रिमांड में तिहाड़ में थे, तिहाड़ में जाकर के इसको उठाया गया है सीबीआई के द्वारा और सीबीआई की कस्टडी में 3 दिन के लिए भेजा गया था और फिर अब 12 जुलाई तक के लिए जेल में डाला गया है तिहाड़ के अंदर। तो ये गए इस बात की अपील करने के लिए कि सीबीआई ने जो हमें पकड़ा वो इलीगल है। भाई, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप तो जेल में पहले भी थे, अभी भी हो, उससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। और ये जो लोअर कोर्ट की तरफ से उनको 3 दिन के रिमांड में भेजा गया है, उसकी गुहार लगाने के लिए ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे हैं। और कोर्ट भी कौन सा है? यह हाई कोर्ट वही है जिन्होंने ऑलरेडी केजरीवाल को एक अभियुक्त ये लोग मान चुके हैं। जी, अब बात करते हैं स्पीकर की बात। डिप्टी स्पीकर को लेकर मचे घमासान की। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर विपक्ष ने जो रणनीति बनाई थी वो सारी रणनीति फेल हुई। तो वहीं अब डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष ने अपनी दावेदारी तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे ही मिले। के सुरेश का नाम भी सामने आ रहा है, पर ममता बनर्जी ने एक ऐसी चाल चल दी है जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी ने डिप्टी स्पीकर के पद के लिए समाजवादी पार्टी को मौका देने की मांग की है। अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव दिया है। ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह से फोन पर भी बात की है। तो वहीं खबर यह भी है कि डिप्टी स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने पास ही रखेगी। क्या कुछ चल रहा है डिप्टी स्पीकर को लेकर? देखिए, एक तो आपस में ये लोग झगड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई ये जो अवधेश प्रसाद है जो अयोध्या से जीत के आया है उसको बनाया जाए। समाजवादी पार्टी भी उसमें एग्री कर रही है। तो पहली चीज ये कि ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, ये दोनों राहुल गांधी की लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं है। 1, क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 1-2 दिन पहले ही कह दिया था कि ठीक है, अगर हम लोग हार गए, स्पीकर का चुनाव अगर हार गए तो डिप्टी स्पीकर वही सुरेश साहब होंगे। लेकिन अब नया नाम आ गया है
तो ये बताता है कि अंदर खाने कुछ ठीक नहीं है, लीडर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। एक दूसरी चीज, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि अयोध्या में जिसने हराया, जिसे अखिलेश यादव कह रहे कि अयोध्या के राजा हैं, ये मतलब प्रभु श्री राम। भाई अयोध्या के राजा तो एक ही है, प्रभु श्री राम। और आप इस व्यक्ति को राजा बता करके आप लड़ना चाहते हो, उसका मतलब ये है कि आप अभी भी हिंदुत्व और हिंदूवादियों के ऊपर एक कटाक्ष, एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए जिस तरीके से ये विपक्ष स्पीकर का चुनाव हारा, डिप्टी स्पीकर भी अब भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और ये चुनाव से हारेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।